नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिम्फनी और वर्लपूल में तेज़ी नहीं आ रही है तो क्या ये सीजनल स्टॉक है? तो इनका बिजनेस जोर तो ऑफकोर्स गर्मी में ही देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीच में शेयर में तेज़ी नहीं आएगी। समर के पहले जो तेज़ी आती है वो तो बस एक सेंटिमेंटल तेज़ी होती है, जिस प्रकार की हमें ऑटो सेक्टर में दिखाई पड़ती है दिवाली के टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छे स्टॉक्स हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। 20% का अपसाइड आप एक साल में ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाइंग लेवल के बारे में बात करें, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है, अच्छे प्राइस पर भी मिल रहा है। प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एमटारटेक। एमटारटेक मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो मैं खरीदना नहीं चाहूंगा और टेक्निकली भी थोड़ा वीक होता हुआ नजर आता है। वर्लपूल में आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। प्रिंस पाइप के बारे में बात करें तो प्रिंस पाइप में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। 80 रुपीज़ से 800 तक जाता हुआ नजर आता है। थोड़ा सा अगर टाइम करेक्शन, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हो जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। स्टॉक को थोड़ा सेटल होने दीजिए। इसका वैल्यूएशन कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसका पी रेशो 30 के आसपास ही है, तो ओवरऑल इसमें वैल्यूएशन का तो कंसर्न नहीं है, लेकिन एक प्राइस रैली देखने को मिली है तो थोड़ा सा आपको टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। कैन वी हैव बर्जर पेंट एट करंट लेवल फॉर 20 ईयर्स? ऑफकोर्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्रिंस पाइप के बारे में बात कर ली है। टीसीएस में करंट लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा देर हो गया है। अभी टेलीग्राम पर हमने अपडेट किया था कि एक ब्रेकडाउन लेवल बताया था, एक ब्रेकआउट लेवल बताया था, तब भी आपने खरीद लिया होता तो चलता। फिलहाल टीसीएस एक्चुअली हवा में चल रहा है, रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर है और सपोर्ट से भी थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर फिलहाल वेट करना ज़्यादा बेहतर है। स्विंग ट्रेड के लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? 1 डे का टाइम फ्रेम होना मेरे हिसाब से बेहतर है। Like swing trading, why you are not starting option selling membership? How risky option selling? What is the minimum capital required for safe option selling? What are the risk to reward ratio? तो यहाँ पर भी बहुत ही अलग अलग प्रकार के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आते हैं। यहाँ पर आपको 1:5 भी मिलता है और कई बार 5:1 भी मिलता है। मिनिमम कैपिटल के बारे में बात करें तो अगर आप हेज स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो 20-25 हज़ार की भी कुछ स्ट्रैटेजीज आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो ऑफकोर्स उसकी कोई लिमिट नहीं है। रिस्क तो हमेशा रहता है, ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क है, स्विंग ट्रेडिंग में भी रिस्क है, तो यहाँ पर भी रिस्क तो आपको नजर आता है। और मेंबरशिप हमने क्यों शुरू नहीं की है? अभी स्विंग ट्रेड में भी अगर 1-2 लॉस हो जाते हैं तो लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं, तो साइकोलॉजी अभी तक प्रॉपर नहीं, माइंडसेट प्रॉपर नहीं है लोगों का। ये ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं, ज़्यादातर जो अभी यूट्यूब पे लोग देखते हैं स्टॉक मार्केट के चैनल्स या फाइनेंस के चैनल, ये सब लोग अभी नए इन्वेस्टर हैं, इसलिए उनका माइंडसेट अभी तक प्रॉपर नहीं है। एक बार कोई गिरावट नहीं हो जाती तभी उनको पता चलेगा ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब क्या होता है, कैसे माइंडसेट को प्रॉपरली हमें लेना पड़ता है, साइकोलॉजी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। What's your view on Amara Raja batteries? Bought price is 741 after long correction. अपर लेवल क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए देखिए 5 साल 10 साल का तो टारगेट बहुत ही ऊपर हो सकता है, जिस प्रकार की ग्रोथ आपको कंपनी में दिखाई पड़ती है। 6 महीने 1 साल का अपसाइड के बारे में बात करें तो फिलहाल ये जो आपको करेक्शन देखने को मिला, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार का करेक्शन देखने को मिला था, हमारा राजा बैटरीज भी कुछ 1100 के लेवल से 700 तक आया था, उसके बाद 3-4 महीनों में 850 तक जाता हुआ नजर आया। तो कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीक हुआ है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो भी इतनी तेज़ी से आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। एक दिन में भी वो आपको 5-6-10% भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अभी स्टॉक आपको थका रहा है, इन्वेस्टर को कंटाला आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेचने का प्राइस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ खरीदने का प्राइस है। व्हाट्स योर व्यू ऑन एसबीआई कार्ड, ईज माई ट्रिप एंड जस्ट डायल फॉर लॉन्ग टर्म? तीनों ही अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। ईज माई ट्रिप के बारे में आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही कम ऐसी स्टार्टअप वाली कंपनीज होती है, ऑनलाइन कंपनीज होती है जो कि प्रॉफिटेबल हो पाती है। अभी जोमेटो देखिए, पेटीएम देखिए, सब लॉस मेकिंग है। ईज माई ट्रिप है, इंडिया मार्ट है, ये सारी भी ऑनलाइन कामकाज करती है लेकिन प्रॉफिटेबल है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। आपकी चॉइस अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स तीनों स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। कैन यू काइंडली स्पेसिफाई द बाइंग लेवल ऑफ एसबीआई? एसबीआई फिलहाल थोड़ा सा ऊपर चला, अगर बाय चांस कोई भी 10% का करेक्शन आता है तो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर बताना चाहूंगा, मैं पर्सनली प्राइवेट सेक्टर बैंक में निवेश करता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। यहां पर मैं सिर्फ ट्रेड करना ही पसंद करता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं कोई भी पीएसयू बैंक में ज्यादा निवेश करने की राय नहीं देता हूं। वर्लपूल में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। विच केमिकल सेक्टर कंपनी इज गुड? ये जो आपने एसआरएफ, अतुल, नवीन, अल्का एलिमेंट्स, दीपक नाइट्रेट सभी अच्छी है। सेफ के बारे में बात करें तो देखिए स्टॉक मार्केट में सेफ जैसा तो कुछ नहीं होता है, सेफ चाहिए तो इंडेक्स फंड में आपको निवेश करना चाहिए।
कैन वी स्टार्ट टू एक्यूमुलेट पॉलीकैब, सुप्रीम इंडस्ट्री, अमरा राजा, पेट्रोनेट? अमरा राजा और पेट्रोनेट मेरे हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन पॉलीकैब और सुप्रीम ने एक लंबे बुल ट्रेंड को फिलहाल ही तोड़ना शुरू किया है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको खरीदना ही है तो स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए, स्टॉप लॉस के बिना फिलहाल नहीं खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना खरीदना है तो अभी भी 10-15% का करेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आपको खरीदना चाहिए। In depth review this stock, want long term investor, you can take like 1 month, okay? Bajaj Finance, Deepak Nitrite, Astral, Relaxo, Alkyl Lemon, DMart, IRCTC, Polycab, Berger Paint, Happiest Mind। ये तो देखिए सबकी सब कंपनीज ओके टेस्टेड कंपनी है। अभी डीमार्ट में एनालाइज करने जैसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर ये अच्छी कंपनी है, ये सबको पता है, ये ओके टेस्टेड कंपनी हो चुकी है बजाज फाइनेंस। अभी मेरे हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड पे अगर हम चर्चा करें भी तो हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कंपनी तो अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर आपको अभी फिलहाल इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस पाइप पॉलीकैब नेक्स्ट 5 ईयर में क्या हो सकता है। प्रिंस पाइप के बारे में बताया, पॉलीकैब भी मेरे हिसाब से आपको 3000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। इसकी एनालिसिस मैंने ऑलरेडी एक बना कर रखी है कि आगे आने वाले 3-4 सालों में मुझे पॉलीकैब एक फुल फ्लेज लार्ज कैप कंपनी दिखाई पड़ती है। फिलहाल वो एक मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ से भी कम की मार्केट कैप थी, तब से मैं आपको बताता रहा हूँ, और फिलहाल कुछ 27,000 करोड़ हो चुकी है। मेरे हिसाब से ये आपको 5 सालों में 50,000 तक जाता हुआ, 50,000 मार्केट कैप, प्राइस नहीं ऑफकोर्स, जाता हुआ नजर आएगा। बोनस और ये सब स्प्लिट कैसा एंटीसिपेट करना है, तो यहाँ पर देखिए एंटीसिपेट जैसा नहीं है, हम लोग के ऊपर तो नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एमआरएफ ने अभी तक नहीं दिया, आईआरसीटीसी ने अभी दे दिया है, तो ये तो टोटली कंपनी पर डिपेंड करता है, इसमें हमारा कुछ हाथ नहीं होता है, या हम कुछ एज ए इन्वेस्टर हम कुछ नहीं कर सकते, टोटली कंपनी पर डिपेंड करता है। सर डू यू सी मोर अपसाइड इन SBI लाइफ? आई एम इन्वेस्टेड एट 880 लेवल्स एंड करंटली विथ 30% प्रॉफिट। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स मुझे अपसाइड दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आपका व्यू पोजिशनल है, आप ऐसे ट्रेडिंग करते हैं कि अभी ये स्टॉक नीचे आ गया, खरीद लीजिए, थोड़ा वेट करेंगे, जब भी 20-30% का प्रॉफिट होता है निकल जाना चाहिए, तो ये टाइम अच्छा है, निकल सकते हैं। बाकी और निफ्टी 50 के कितने स्टॉक्स हैं जो कि नीचे मिल रहे हैं, स्पेशली अभी बैंकिंग में बहुत कुछ मिल रहा था, HDFC था, HDFC बैंक था, कोटक बैंक था, HDFC लाइफ भी फिलहाल अच्छे प्राइस पर है। ऐसे अगर आप ट्रेड करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, 6 महीने 1 साल की ट्रेडिंग, तो शिफ्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एनी स्टॉक? देखिए जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो एक्चुअली चार्ट का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है, फंडामेंटल्स का होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चार्ट का महत्व देते हैं, सपोर्ट कैसे ढूंढना है, एक प्राइस होता है, सपोज 100 रुपये का प्राइस है, जहाँ से बार बार स्टॉक ऊपर गया है तो वो उसका सपोर्ट हो गया। किसी एक प्राइस पे बार बार स्टॉक जाता है और वापस नीचे आ जाता है तो वो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। टाटा स्टील मैंने एक डेढ़ साल पहले बताया था 250 के लेवल पर, क्योंकि वो जब भी साइक्लिकल नेचर है तो वापस नीचे आ ही जाता है। कई बार 200 पर आया, 240 पे आया, 250 पे आता है और वापस वो ऊपर जाता है। 50-60%, 100% के रिटर्न्स 1-2 साल में मिल जाते हैं, तो वैसा वो सपोर्ट हो गया। उसका एक रेजिस्टेंस भी था 700 के आसपास, 900 के आसपास रेजिस्टेंस था, वो टूट गया तो ब्रेकआउट हो गया। इस प्रकार से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी ग्रीन, हिंदुस्तान फूड, प्रिंस पाइप और फिनोलेक्स डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, क्या करना चाहिए? एंट्री करनी है तो स्टॉप लॉस लगा के कीजिए। अभी फिलहाल क्या मोमेंटम चल रहा है, यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो सकता है, वापस ऊपर भी जा सकता है, आराम से 25-30% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन बाय चांस ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होता और नीचे ही आता जाता है तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड के रिवर्स होने की तो शुरुआत ही हुई है। स्टॉक अभी ऊपर कितना गया, 1000% ऊपर गया। प्रिंस पाइप के बारे में बात करें तो यहाँ से क्या अभी मामूली 30% की गिरावट भी नहीं हो सकती, स्मॉल कैप मिड कैप में तो बहुत ही कैजुअली गिरावट हो जाती है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगा के कीजिए। वरना अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो अभी वेट करना चाहिए, अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का समय मेरे हिसाब से स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं आया है। I had been allotted Britannia debentures against the shares I had, what to do, hold और sell? होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अडानी पैक, आपको लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखिए अडानी शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। अडानी शेयर्स के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर कई लोग बताते हैं कि अडानी पोर्ट बहुत ही अच्छी कंपनी है अडानी पैक में से। ऑफ कोर्स अगर अडानी शेयर्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो बेस्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स ही है, और ओवरऑल पोर्ट्स कंपनी का जो ये अडानी पोर्ट्स का जो बिजनेस फंडामेंटल्स है वो भी बहुत ही अच्छा है। उसे होल्ड करने में इतना कोई टेंशन मुझे दिखाई नहीं पड़ता जितनी दूसरी कंपनीज को होल्ड करने में दिखाई पड़ता है।
थैंक्स सर फॉर ऑल योर एनलाइटमेंट इन स्टॉक मार्केट, नीड योर प्रोफेशनल रिमार्क ऑन। और बहुत सारे स्टॉक्स आपने लिखे हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो ऐसे कोई स्टॉक मत लिखिए कि मतलब इस पे व्यू दीजिए, 10-15 स्टॉक लिख दें, इसका बाइंग प्राइस दीजिए, तो वो मेरी टीम लेती नहीं है उसका स्क्रीनशॉट, उसे अवॉइड कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक स्टॉक का बता देता हूँ, सिस का बताता हूँ। सिस एक अच्छी कंपनी है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। वो जो सेक्टर में काम करती है, सिक्योरिटी सेक्टर में मार्केट लीडर पोजीशन पे है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पर है, ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी मेरे हिसाब से 1-2 स्टॉक ही बचे हैं मेरी नज़र में ऑफ कोर्स, जो कि मुझे अच्छे प्राइस पर नज़र आते हैं, जो कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो सिस एक अच्छा स्टॉक है जो कि अभी भी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है और प्रॉफिट सब लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन उसे बीच में कम किया था, इस क्वार्टर में फिर से कर्जा बढ़ा दिया है। वो एक कंसर्न है जो कि आपको फॉलो करते रहना है हर क्वार्टर। बाकी कंपनी ओवरऑल कामकाज काफी अच्छा नजर आता है। लॉन्ग टर्म व्यू ऑन आईपीएल एंड क्लीन साइंस, तो मेरे हिसाब से डिसेंट शेयर है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली जो नए आईपीओ आते हैं वहां पर जल्दी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करता, उसे टेस्ट होने देता हूं, क्योंकि ये आईपीओ जनरली बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे आते हैं। उसके बाद स्टॉक में तेज़ी आती है, फिर गिरावट हो जाती है। तो मैं पर्सनली वेट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, थोड़ा टाइम हो जाए, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स आ जाए, 1 साल निकलने देता हूँ, कैसा परफॉर्मेंस हुआ ये पता चल जाता है। क्योंकि जो आईपीओ के पहले आपके पास जो डिटेल्स होती है, डिटेल पूरी नहीं होती है, क्या कितना मार्जिन, ये सब कुछ आपको एकदम डिटेल में पता नहीं होता। लेकिन एक बार लिस्ट हो जाती है तो उसे सब कुछ डिस्क्लोज करना ही पड़ता है, तो आप उसे अच्छी तरीके से एनालाइज करके एक बार डिसीजन ले सकते हैं। शेफर, होल्ड और सेल, विनाती ऑर्गेनिक्स, मेरे हिसाब से दोनों ही रीजनेबल स्टॉक्स है जिसे आप अभी रख सकते हैं। देखिए, स्टॉक तो विनाती मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन रीजनेबल क्यों कहा, क्योंकि वैल्यूएशन अभी सही नहीं चल रहा है। आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, 25% शेयर बेच दिए, 50% बेच दिए, इस प्रकार से आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। वी वॉन्ट डॉक्टर रेड्डी फॉर शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ा सा वीक ही नजर आता है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है वॉल्यूम के साथ। आवास फाइनेंस के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है आवास फाइनेंस। ये उन लोगों के लिए जो कि हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाले स्टॉक में निवेश करना पसंद करते हैं। इसका वैल्यूएशन महंगा है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ग्रोथ भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपोनेंशियल है। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, ग्रोथ आगे भी ऐसी एक्सपेक्ट की जा रही है, इसलिए वैल्यूएशन महंगा है। इस प्रकार से आपको यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन महंगा है और हाई रिस्क वाला शेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर, आई नो दिस मे बी अ वेरी सिली क्वेश्चन। यानी ऐसा कुछ सिली क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं होता है, सीखते हैं तब हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। तो बेस्ट वे टू हैव द वॉच लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बिकॉज आई स्ट्रगल टू मेंटेन ऑल गुड स्टॉक इन माय वॉच लिस्ट। तो देखिए क्या कीजिए, निफ्टी 500 है, उसका एक बार देख लीजिए, उसमें से आपको कौन से स्टॉक पसंद है कि भाई अच्छी कंपनी है। जनरली अगर नाम भी सुनेंगे तो टीसीएस में आपको बताऊंगा, तो आपको पता है कि वो अच्छी कंपनी है, उसे आप वॉच लिस्ट पर रखने ही वाले हैं। इस प्रकार से जनरली आपको लार्ज कैप तो पता ही होंगे कि भाई ये अच्छी कंपनी है, डिमार्ट है, एचयूएल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, रिलायंस हो गया। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मिड कैप में जाइए, जो आपको अच्छी कंपनी चाहती है, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, इनके एक बार चेक कीजिए। रिलैक्सो मिलता है, रिलैक्सो है, बाटा हो गया, वीआईपी इंडस्ट्री है, ये सारी कंपनीज आप जानते हैं, दीपक नाइट्रेट है, उन सबको वॉच लिस्ट पे मेंटेन कीजिए। बाकी देखिए स्टॉक्स तो ओवरऑल अगर आपके पास कितने सारे स्टॉक्स हैं, 100 स्टॉक 200 स्टॉक हैं जो कि अच्छी कंपनीज हैं, उनमें से अगर 20 स्टॉक को भी ट्रैक किया, अच्छे प्राइस पे लिया, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके पोर्टफोलियो बनाया, तो अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। मेन है होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। वॉच लिस्ट में स्टॉक्स मेंटेन कीजिए। एक बार ये जो मैंने आपको बताया, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, इनके इंडेक्स को एक बार चेक कर लीजिए। उसमें आपको जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, आप मनी कंट्रोल पे ही उसका एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, या फिर ज़रोदा पे, या फिर जो भी आपका ब्रोकर है वहाँ पर अगर वॉच लिस्ट की लिमिट हो जाती है कई बार, तो वहाँ पर आप मनी कंट्रोल पे बनाइए, वहाँ पर कोई भी लिमिट मेरे हिसाब से तो नहीं है। IRCTC एक्यूमुलेशन एट करंट मार्केट प्राइस, फिलहाल तो देखिए थोड़ा सा भाग चुका है, ऑलरेडी 1500 पे लिया है, अच्छी बात है। एक्चुअली लोग यहाँ पर कई बार पूछते हैं ये कब खरीदना है, वो कब खरीदना है। एक्चुअली रोज नहीं खरीदना होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। एक साल में 1-2 मौके मिलते हैं जब बराबर दबाकर पैसा डालना होता है। IRCTC में कितनी बार हमें मौका मिला था, OFS के टाइम पे मिला था 1300 के प्राइस पर, उसके बाद 1300-1500 की रेंज में कई बार मौका मिला। उसके बाद जब शेयर भाग जाता है तभी सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन तभी सेफ्टी क्वेश्चन नहीं रहता
रहता, आपके पास सेफ्टी नहीं होती है कि अभी स्टॉक गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर अभी 1300 पे लिया है तो ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है, यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड हो जाती है। तो इस प्रकार से मौके कम आते हैं लेकिन मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। 6 महीने 1 साल में एक मौका आएगा लेकिन उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि एक ही शेयर लिया, 2 ही लिया। आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 शेयर ले सकते हैं तो फिर उसके बाद कम से कम 5-6 शेयर तो आपको लेने चाहिए। इस प्रकार से काम करना चाहिए। जहाँ पर आपका कन्विक्शन होता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ, थोड़ा करेज के साथ थोड़ा ज़्यादा पैसा डालना चाहिए। गुड आफ्टरनून सोन, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन एफले इंडिया? अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी फिलहाल क्या तेज़ी बहुत आई थी, 1000 से 6000 हुआ तो अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है, 6000 से 4000 हुआ है। एक्यूमुलेशन छोटी छोटी क्वांटिटी में करने के बारे में सोच सकते हैं। सर इस बार सवाल ले लेना व्यू ऑन आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स कंपनी अच्छी है लेकिन स्टॉक भाग गया, थोड़ा सा अभी टाइम करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये व्याजबी है। स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसा ही होता है, 4-5 साल कुछ नहीं होता, कंसोलिडेशन होता है और ये कंसोलिडेशन भी एक्चुअली बड़ा होता है, 40% 50% की रेंज में होता है। उसके बाद जब तेज़ी आती है तो 3-4 साल में 10 गुना हो जाता है। सेम स्टोरी रिपीट होती है, फिर कंसोलिडेशन होता है। जब तक वो लार्ज कैप नहीं होता तब तक वहाँ पर आपको प्राइस में स्टेबिलिटी जल्दी नज़र नहीं आती। ऐसे कई स्टॉक है, आप चेक कर सकते हैं। एबॉट इंडिया देखिए, एबॉट इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, अलेम्बिक फार्मा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसे कई स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। आवास और HDFC, आवास हाई रिस्क है, HDFC में रिस्क बहुत ही कम है, तो इसी प्रकार से हाई रिस्क हाई ग्रोथ है आवास, और HDFC में लो रिस्क है और ग्रोथ भी थोड़ी सी लो हो जाएगी। जीएस के अलॉटमेंट के साथ क्या करें, तो यहाँ पर तो फिलहाल तो जितने भी IPO आ रहे हैं मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से आपको दूसरे शेयर्स हैं, और फाइनेंशियल रिजल्ट एक्चुअली आपको IPO वाले शेयर्स में आपको पता नहीं होता है कंपनी के रिजल्ट्स क्या है, ज़्यादा डिटेल्स ही नहीं होती है, सारी अच्छी चीज़ें ही नज़र आती है। इसीलिए भी यहाँ पर IPO में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने से मैं बचने की कोशिश करता हूँ। सर प्लीज़ मेक वीडियोज़ ऑन डीप ऑप्शन सेलिंग लो बीटा स्टॉक्स वेयर वी कैन जनरेट 2% और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करते हैं तो पहली कोशिश कीजिए कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ही करना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क तो अपना क्या बोलते हैं, प्रॉफिट तो बहुत हो सकता है लेकिन रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए इंडेक्स ऑप्शंस में काम कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कवर्ड कॉल बेस्ट है, कि जो पूरा एक लॉट साइज होता है, रिलायंस का लॉट साइज है 250 शेयर्स, 250 शेयर्स अपने पास हो गए और बाद में कॉल बेचते जाने का, ऊपर की साइड पे कॉल बेचते गए। जब वो कॉल इन द मनी हो जाएगा तो शेयर्स बेच देने के 250, फिर पुट बेचने का, पुट बेचते जाने का, जब वो इन द मनी हो जाता है तो डिलीवरी लेने का। इस प्रकार से आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। मंथली आपको 1.5% के आसपास के रिटर्न्स इजीली मिल सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग, आई हैव रैलिस इंडिया होल्डिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, बॉट एट 321, व्हाट शुड आई डू प्लीज सजेस्ट? लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है, अच्छी कंपनी है, एग्रो केमिकल्स में अच्छा कामकाज करती है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक को कंपाउंड कैसे करें, प्लीज़ एक्सप्लेन? एक्चुअली अगर स्टॉक को कंपाउंड होने देना है, हमें एक्चुअली कुछ नहीं करना है, बस होल्ड करना है। इस प्रकार से स्टॉक खुद ब खुद कंपाउंड होता जाएगा। फ्रेश एंट्री इन डीमार्ट, आरती इंडस्ट्री, विनाती ऑर्गेनिक्स, LTI सभी के सभी फिलहाल भागे हुए हैं। इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 10% का करेक्शन होने के बाद ही करना चाहिए। योर व्यूज़ ऑन क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात हो गई है। डॉक्टर लाल पैथलैब मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड है। मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि अभी 1 साल के अंदर अंदर, मेरा मानना है, मैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ कि सब कोविड खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो इनका जो कोविड बिजनेस है, मेट्रोपोलिस, लाल पैथलैब, जितने भी डायग्नोस्टिक वाले हैं, कोविड बिजनेस चला जाएगा तो बिजनेस ओवरऑल चला जाएगा, स्टॉक और भी ओवरवैल्यूड हो जाएगा, तो आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अभी भी स्टॉक कोई ज़्यादा यहाँ पर अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो यहाँ पर भी बस ट्रेलिंग करते जाओ, ट्रेड करो, ठीक है। अभी इस लेवल पे ज़्यादा बड़ा अमाउंट डालने के बारे में मैं पर्सनली नहीं सोच रहा हूँ। वर्लपूल में क्या करना चाहिए 1-2 साल के लिए? क्या प्रिंस पाइप, दोनों के बारे में बात हो गई है। एफले में भी ऑफकोर्स आप थोड़ा सा खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हाउ इज सोना कॉमस्टार एंड कैपलिन पॉइंट? तो सोना कॉमस्टार तो मैंने अभी स्टडी नहीं किया है। कैपलिन पॉइंट एक अच्छी कंपनी है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। प्लीज शेयर सम व्यू ऑन कैश फ्लो, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम पॉजिटिव नेट कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या है? देखिए, अब जब भी रिजल्ट आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, तो नेट प्रॉफिट होता है कितना उन्होंने कमाया, लेकिन उनके हाथ में कितना आया, ये होता है कैश फ्लो। कई बार उधारी पे धंधा चलता है, चल मैंने ये तेरे को 100 रुपये में माल बेच दिया, मैंने 80 रुपीज़ पे बनाया, तेरे को 100 रुपये में माल बेच दिया, मेरा 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो नेट प्रॉफिट में तो 20 आएगा। लेकिन आप अभी उधार पे लेकर गए, अभी तक आपने एक्चुअली पेमेंट नहीं किया है मुझे 100 रुपये का, जब वो पेमेंट आएगा तब वो कैश फ्लो में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पता चलता है कि एक्चुअली कंपनी कितना
कमा पा रही है। जो मेन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जनरली आप देख पाएंगे कैश फ्लो उनका बहुत ही अच्छा होता है। बड़ी बड़ी कंपनी में भी एक्चुअली एफएमसीजी कंपनी का कैश फ्लो आपको ज़्यादातर अच्छा नजर आता है। आईटीसी देखिए, आईटीसी भी बहुत ही बड़ा कैश फ्लो हमें वहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको पता चलता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, खुद का पैसा जो वो ग्रो होने के लिए लगा सकते हैं। कई बार आप देखेंगे बहुत बड़ी कंपनीज होती है जो कि नेट प्रॉफिट तो बहुत जनरेट करती है, लेकिन उनको अगर एक्सपांशन करना है तो उनको लोन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि उनके पास कैश फ्लो नहीं है। नेट प्रॉफिट तो है, धंधा तो हुआ है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो ये सब आपको पता चलता है कैश फ्लो से। योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन रोलेक्स लिंक मेरे हिसाब से डिसेंट स्टॉक है, ज़्यादा मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना नहीं चाहता हूँ। व्हाट टू डू विथ CDSL नाउ? CDSL में भी बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, जब तक ट्रेंड चल रहा है ठीक है, वरना वहाँ से एग्जिट करना ही मेरे हिसाब से बेहतर है। सेम हैप्पीएस्ट माइंड में, प्रिंस पाइप में, सब में जब तक वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं आता तब तक यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा लमसम अमाउंट। लेकिन जब तक ये ट्रेंड चल रहा है उसका फ़ायदा उठाओ, स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पर बाय कर सकते हैं। सर हमें मैक्सिमम कितना स्टॉक ट्रैक करना चाहिए इंट्राडे के लिए? डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में अगर आपके 10-15 स्टॉक भी हो गए लिक्विड स्टॉक, निफ्टी 50 के होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में, कैश मार्केट में इंट्राडे करते हैं तो उस प्रकार से आप निफ्टी 50 के शेयर्स पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। न्यूज़ वाले शेयर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में मूवमेंट तो आता है, 3-4% का रोज़ आ सकता है, लेकिन वहाँ पर वो मूवमेंट तुरंत चेंज भी हो सकता है। एज अ बिगिनर अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। विच सेक्टर इज गोइंग टू बी इन डिमांड नेक्स्ट 3 मंथ्स? तो फिलहाल बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से डिमांड में रहेगा। मैं आपको कई समय से बता रहा हूँ HDFC बैंक, कोटक बैंक सब खरीदना चाहिए, HDFC लिमिटेड खरीदना चाहिए। ये फाइनेंशियल्स आपको ऑलरेडी परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं और अभी तक तो मेरे हिसाब से शुरुआत ही हुई है, क्योंकि बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। FIS माल बेच रहे थे तो यहीं पर बेच रहे थे, अभी खरीदने की शुरुआत की है तो यहीं पर खरीद रहे हैं, तो आराम से अपने पुराने ऑल टाइम हाई तक हमें 3-4 महीनों में पहुँचते हुए नजर आ सकते हैं। हाउ टू डिटरमाइन ओवर वैल्यूड स्टॉक्स टू बुक पार्शियल प्रॉफिट इन मार्केट? इसके बारे में हमने कल ही चर्चा की है। मैंने आपको बताया था कि मुझे स्मॉल कैप मिड कैप रैली पे अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में। इंडेक्स ही पूरा 3 गुना होता हुआ नजर आता है और चार्ट पर अगर आप चेक भी करेंगे तो आपको पता चलेगा स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स जनरली 3-4 गुना होते हैं, उसके बाद ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो आज की डेट से अगर 3-4 गुना होना है, यानी कि जो लो बना था लास्ट टाइम का मार्च का लो, वहाँ से अगर 3-4 गुना होना है तो अब से यहाँ पर आपको 30-40% का अपसाइड दिखाई पड़ सकता है, लेकिन डाउनसाइड रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक पी रेशियो चेक करने का, पी रेशियो कितना चल रहा है, स्टॉक प्राइस कितना ऊपर गया, प्रॉफिट क्या उतना ऊपर गया है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट ऊपर गया है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। कल के वीडियो में हमने पूरी चर्चा की है। कैन आई इन्वेस्ट इन येस बैंक एट करंट लेवल? अभी देखिए मेरे हिसाब से येस बैंक में निवेश करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। करना है थोड़ा डाल दिया पैसा ठीक है, वरना अगर आपने निवेश नहीं किया है तो अच्छी बात है। मैं उनके लिए अभी येस बैंक कहता हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया है 40-50 रुपये 100 रुपये पे, उनको कहता हूँ अभी बेचने का टाइम नहीं है, बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। अगर सिचुएशन अच्छी रहती है तो यहाँ से 15 रुपये से 30 रुपये 40 रुपये हो सकता है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन खराब इतनी ज़्यादा हो चुकी थी तो ऑफकोर्स हीलिंग करने में भी टाइम लगता है। बेस्ट मोनोपोली स्टॉक लिस्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल तो देखिए ऐसे प्रॉपर जो डेफिनेशन कहते हैं मोनोपोली का, वैसा तो आपको कोई स्टॉक नहीं मिलेगा। आपको डिओपोली या फिर मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करने वाली कंपनी के बारे में बात करें, पीडीलाइट है, नेस्ले हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री है, तो कई सेक्टर में मार्केट लीडर है, डीमार्ट हो गया, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनीज है, या मारुति सुजुकी है, बजाज ऑटो है, इन सब स्टॉक्स में आप कर सकते हैं। मोनोपोली तो देखिए किसी आपको प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जल्दी नहीं मिलेगी, जल्दी क्या मिलेगी नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनी में मिलेगी। और मैं पर्सनली पब्लिक सेक्टर कंपनी में ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप मार्केट शेयर वाइज जाएंगे तो एशियन पेंट्स में देखिए 40-50% का मार्केट शेयर है, पीडीलाइट के पास वो अदेवसिस में बहुत ही ज़्यादा है, मारुति के पास कितना ज़्यादा मार्केट शेयर है। इस प्रकार से आप अगर करेंगे तो आपको कोई बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसका मार्केट शेयर बहुत ही स्ट्रांग रहता है। वर्लपूल के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस आपने खरीद कर रखा है, LIC के IPO से क्या अपसाइड हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर अच्छी तेज़ी आई है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगाने के बारे में सोच सकते हैं। 10 महीने के लिए लिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है तो स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। थोड़ा और करेक्शन होता है, जो स्टॉप लॉस का उनका जो सपोर्ट का लेवल है वो टूट जाता है, तो यहाँ से आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। यू आर डूइंग गुड जॉब सर,
एक वीडियो म्यूचुअल फंड पर भी बना दो, अगर मार्केट डाउन हो तो कितना इफेक्ट पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए कितना एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए ब्लू चिप म्यूचुअल फंड से। तो देखिए रिटर्न जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, हमें बहुत ही मिनिमम रखना चाहिए और रियलिस्टिक रखना चाहिए। निफ्टी का अगर हमारे इंडेक्स फंड से जो रिटर्न्स मिलते हैं वो 10-12% के हैं, तो हमें अगर 15-18% का रिटर्न मिल गया तो हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए। लोग जो कहते हैं कि नहीं 25% का रिटर्न मिलना चाहिए, 25% का रिटर्न 3-4 साल के लिए एक बार कभी आपको मिल भी जाएगा, लेकिन 10 साल के लिए 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल के लिए आपको इतने रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं। आप टाइटन का किस्सा सुनेंगे, विप्रो का सुनेंगे, आइसर मोटर का सुनेंगे, लेकिन जिन्होंने वो शेयर्स ढूंढे हैं, जिसने इन्वेस्ट किया है, वो मार्केट में उतरे हुए लोग हैं, मार्केट का कोना कोना जानते हैं। जितना एनालिसिस वो कर पाते हैं उतना हम नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं राकेश झुंझुनवाला ने ये स्टॉक 3 रुपये पे लिया, अभी टाइटन इतना चल रहा है, मल्टी बैगर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उनकी उतनी कैपेसिटी है कि वो डायरेक्टली टाइटन के मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं कि भाई आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, टोटली एनालाइज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए एक्सपेक्टेशन भी मिनिमम रखना है, रियलिस्टिक रखना है। एफडी में 6% मिलता है, खुश हो जाते हैं, सेफ्टी मिलती है। तो अगर आप यहां पर भी एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे तो आपकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 30-40% है तो रिस्क भी बहुत होगा, पैसे टूटने के चांसेस है। अगर आपके एक्सपेक्टेशन 15% है, अगर आपका व्यू भी 15% का है, 15 साल का है, तो आपके जो रिटर्न्स हैं आपके 15% मिलते जाएंगे और रिस्क भी आपका कम होता जाएगा। सर आप इतना काम कैसे रहते हो? तो देखिए काम तो ये वीडियो पे रहना पड़ता है, बाकी तो फ्रस्ट्रेशन तो हमें भी होता है जब लॉस होता है। लेकिन अभी क्या होता है, धीरे धीरे जब ट्रेड करते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये पार्ट ऑफ द गेम है। शुरुआत में तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता था कि भाई क्या लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन बाद में पता चला एक्चुअली स्टॉप लॉस हिट होता है। बहुत ही अच्छा हुआ स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर पहले तो होल्ड भी नहीं करते थे, होल्ड करते रहते, स्टॉप लॉस हम मानते भी नहीं थे, रखते भी नहीं थे। जब वो स्टॉक नीचे गया कितना पेन होता है, तब फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है। अभी स्टॉप लॉस हिट होता है तो याद आता है कि पहले कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ था, स्टॉप लॉस हिट और नहीं हुआ था, स्टॉक नीचे ही गया था, हमने होल्ड किया था, उसके बाद 40% पे काटा था, 50% पे काटा था। ये सारी चीज़ें याद आती है तो बाद में एकदम काम हो जाता है कि भाई ये पार्ट ऑफ द गेम है, लास्ट में तो प्रॉफिट हो रहा है, बस खुश रहने का। इस प्रकार से फिर आपको जब ट्रेडिंग करते जाते हैं तो ये सारी सिचुएशन डेवलप होती जाती है। वैभव ग्लोबल में डाउन ट्रेंड चल रहा है, रिजल्ट्स के बाद क्या करना चाहिए? इसका सपोर्ट कुछ 750 के आसपास है, टूट जाता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस लॉन्ग टर्म के लिए, फिलहाल तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहिए, आईपीओ पे तुरंत लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री बाइंग लेवल, तो जैसे कि मैंने कहा अभी फिलहाल सुप्रीम इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होता जा रहा है, लेकिन अभी गिरावट की थोड़ी सी शुरुआत ही हुई है। खरीदना है खरीद सकते हैं, लेकिन अभी आपको स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस के बिना चाहिए तो ऑलरेडी अभी भी 10-12% और करेक्ट हो जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसिडरेबल अमाउंट भी आप लगाने के बारे में सोच सकते हैं। HDFC AMC शेयर परफॉर्म कर सकता है क्या नेक्स्ट 15 ईयर में? ग्रोथ पॉसिबल है नहीं है? तो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है। यहाँ पर डिबेटेबल है, लोग यहाँ पर डायरेक्ट शेयर मार्केट में आएंगे, म्यूचुअल फंड को यूज़ नहीं करेगा, ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला। म्यूचुअल फंड में भी डालने वाले कई लोग हैं जो कि डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और HDFC AMC भी मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो प्रॉब्लम मारुति सुजुकी के साथ हो रही है वही प्रॉब्लम HDFC AMC के साथ हो रही है। जब कोई नया प्लेयर आता है तो मार्केट शेयर उसे कैप्चर करना होता है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होता है उसी का कम होता है। अभी नई गाड़ी कितनी ज़्यादा आ गई है, किया आ गया, MG आ गया, तो मार्केट शेयर मारुति का कम हुआ, उसी प्रकार से HDFC AMC का मार्केट शेयर कम हो रहा है। ये एक ड्रॉबैक को नज़र रखते हुए आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। आप कुछ स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं दिसंबर 2020 से अच्छे रिटर्न्स के, आप यहाँ पर 7 ईयर्स के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनीज आपने सिलेक्ट की हैं इतनी ज़्यादा बेहतर कंपनीज मुझे नज़र नहीं आती है। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। और आपने जो भी स्टॉक लिया यहाँ पर कोई खास लार्ज कैप दिखाई नहीं पड़ता है और सारे के सारे स्मॉल कैप मिड कैप है, ओवर वैल्यूएशन मुझे पर्सनली नज़र आता है, तो यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। योर व्यूज़ ऑन पूनावाला फिनकॉर्प फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी फिलहाल तो लॉस कर रही है, जब तक एक बार प्रॉफिट नहीं कर लिए थे तब तक मैं यहाँ पर ज़्यादा व्यू नहीं बनाने वाला। एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था पहले, उसका एक रीज़न ये भी था कि सपने खरीद लेते हैं। रिटेल निवेशक क्या करते हैं कि भाई ये कंपनी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, अभी कंपनी का कुछ दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है तो हम खरीद लेते हैं वो स्टॉक, लेकिन बाद में पता चलता है जो कंपनी ने बताया था, जो एनालिस्ट बोल रहे थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बाद में शेयर एकदम से नीचे गिर गया। तो मैं सपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं खरीदता हूँ। शेयर मार्केट में जो 10 कंपनी आती है, 10
10 कंपनी गई कि हमारा ये सपना है, हम ये ग्रोथ करने वाले हैं, लेकिन बाद में 10 में से सिर्फ एक ही कंपनी टाइटन जैसी कंपनी हो पाती है, बाकी सारी फेल हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमारे चांसेस ही कम है, हमारी एनालिसिस भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि हम उतना वो पकड़ पाए शेयर को। इसीलिए जब तक कंपनी एक बार अपने आप को प्रूव नहीं करती है कि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, तब तक ज़्यादा वहाँ पर हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। उसे ट्रैक कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा कंसिडरेबल अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनली मानना है, आपका मानना ऑफकोर्स कुछ अलग हो सकता है। सर, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने के लिए अच्छे इन्वेस्टर को क्या साइकोलॉजी पकड़नी चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से कैसे बचना चाहिए, वो हमने एक वीडियो भी बनाया, वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और साइकोलॉजी की बात करें तो देखिए, लगता है कि भाई ये स्टॉक भाग गया, ये भी लेना चाहिए था, वो भी लेना चाहिए था, तो सबसे पहले एक बार बैठ के पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए कि भाई यही स्टॉक है जो कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। वहाँ पर जल्दी कोई चेंज नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स थोड़े थोड़े टाइम पे 1-2 साल में कोई स्टॉक ऐड किया, कोई निकाल दिया, ये सब कर सकते हैं, लेकिन बार बार वहाँ पर आपको चेंजेस नहीं करना चाहिए। और बाकी जो स्टॉक्स वहाँ पर आपको लगता है कि अरे ये भाग गया, वहाँ पर लेना चाहिए था, वहाँ पर ट्रेड कीजिए, वहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, तो आपको जो लगता है वो अभी लगना बंद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा। ये आपको हमेशा लगता है कि वहाँ पर भी प्रॉफिट हो सकता था, तो उसे आप मिस नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट भी आप ले लेंगे और आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं कर पाएंगे। HDFC करंट मार्केट प्राइस से ब्लास्ट करेगा, तो देखिए ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है, 3 दिन में 4 दिन में 10% भाग चुका है, ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी वो धीरे धीरे आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।